Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पीपीसीसी 110 की यूनिट 12 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू स्पोर्ट्स। कि हमें स्पोर्ट्स में अप्लाई करना है सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने टीम्स इन स्पोर्ट्स पढ़ा था कि स्पोर्ट्स में जो टीम्स होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। 3 मेन फैक्टर्स हमने पढ़े थे, टीम कोहेजन, टीम कॉन्फिडेंस एंड टीम बिल्डिंग। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल्स एंड इफेक्टिव वेज टू कम्युनिकेट, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीडरशिप से। लीडरशिप इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो टीम लीडर का क्या रोल होता है स्पोर्ट्स में? तो एक टीम लीडर क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है, गाइड करता है टीम को अपने गोल को अचीव करने के टुवर्ड्स। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, वही चीज़ आपको लिखनी है कि एक टीम लीडर का रोल क्या रहता है। और स्पेशली स्पोर्ट्स में टीम लीडर का क्या रोल रहता है कि भाई अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्हें गाइड करेंगे टीम मेंबर्स को। ठीक है, उनको बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको एनकरेज करेंगे, देखेंगे, ये भी मेक श्योर करेंगे कि सारे जो मेंबर्स हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे बन रही है। ये सारी चीज़ों में जो है टीम लीडर का रोल रहता है। डिफरेंट टाइप्स के लीडर होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में कोचेज़ होते हैं, ठीक है, कैप्टन होता है और कुछ इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं। कैप्टन क्या है? जो फॉर्मल लीडर है फील्ड में। ठीक है, जो फील्ड में खेल रहे हैं वहाँ पर एक कैप्टन रहता है, जैसे क्रिकेट में होता है। ठीक है, वो हो गया कैप्टन जो फील्ड में लीडर रहता है, फॉर्मल लीडर, यानी कि जिसको ऑथराइज करा गया है, जिसको सबको पता है कि भाई यही लीडर है। ठीक है, ये कैप्टन है। दूसरा होता है कोच। कोच है जो आपको डायरेक्शन और जो आपको स्ट्रैटेजी सिखाता है, जो आपको सिखा रहा है कि किस तरीके से खेलना है स्पोर्ट्स में जब बात आती है। तो वो हो गए कोच, जो आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, जो आपको टेक्निक्स सिखा रहे हैं, जो आपको खेलना सिखा रहे हैं, जो आपके स्किल्स को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो कोचेज़ हो गए। वो फील्ड पे नहीं रहते हैं कि फील्ड में आपके साथ खेलेंगे नहीं, बट आपको सिखा रहे होते हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं। वो हो गए कोचेस। तो कैप्टन हो गया, कोच हो गया। लास्ट है इनफॉर्मल लीडर्स। इनफॉर्मल लीडर्स का मतलब है जो ऑफिशियल लीडर्स नहीं है, जिसको हम लोग एज अ लीडर देख रहे होते हैं। जैसे मैं अगर कोई जूनियर स्पोर्ट्स, मैं अगर अभी नई स्पोर्ट्स में आई हूँ, ठीक है, किसी फील्ड में मैं किसी टीम के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन मुझसे जो सीनियर है मैं उनको अपना लीडर मान रही हूँ कि मैं उनसे गाइडेंस लूँ, क्योंकि उनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी सारे उन्होंने मैचेस खेले हैं, तो उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं उनसे भी गाइडेंस ले रही हूँ। लेकिन वो ऑफिशियल कैप्टन नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो टीम के कैप्टन ही हो या फिर कोच हो। वो कोई भी इंसान हो सकता है जो मुझसे सीनियर है, जिसको मुझसे ज़्यादा समझ है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं उसको भी अपना लीडर मान सकती हूँ, उससे भी गाइडेंस ले सकती हूँ, उनसे भी मोटिवेशन मुझे मिल सकती है। तो ये हो गए 3 टाइप्स के लीडर्स स्पोर्ट्स में। कैप्टन होता है, कोच होता है और कुछ इनफॉर्मल लीडर्स भी हम लोग अपने बना लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंस होती है कोऑर्डिनेशन की? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लीडर्स मस्ट वर्क टुगेदर विदाउट कन्फ्लिक्ट फॉर इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस। कि जो लीडर्स हैं, चाहे कोचेज़ हैं, कैप्टन हैं, कुछ इनफॉर्मल लीडर्स हैं, सबको क्या है, मिलजुल के काम करना पड़ता है, टीम के साथ काम करना पड़ता है, टीम के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, इन सबको टीम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके इसीलिए काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन बनाए रखनी है, यानी कि सब लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं, कोचेज़ और कैप्टन जो आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं मेरी बात चलेगी फिर मेरी बात चलेगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ मिल करके अपनी टीम की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हुए अपना काम करना है। चाहे फॉर्मल लीडर्स हैं, कैप्टन हैं, कोचेज़ हैं, सबको मिलजुल कर एक अलाइनमेंट में अपने एफर्ट्स लगाने हैं कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। वो हो गया लीडरशिप। अब कुछ लीडरशिप थियरीज़ हैं जो हमें पढ़नी है, जो कि हमारी बुक में दी हुई हैं। लीडरशिप थियरीज़ टोटल 6 हैं। तो लीडरशिप थियरी में जो हमारे पास पहली थियरी है वो है ग्रेट पर्सन थियरी। ग्रेट पर्सन थियरी क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, ठीक है, जो हेरिडेटरी फैक्टर्स हो गए, जो हमारे पर्सनल ट्रेट्स हैं, वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ओवर एम्फोसाइज किस पे डाला है? पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर, और उन्होंने सिचुएशनल फैक्टर्स को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। मतलब अगर नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट होती है कि हमारे जो जीन्स हैं, ठीक है, जो हमारी बायोलॉजी है या फिर जो हमारे ट्रेट्स हैं, वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे पर्सनैलिटी पे, या फिर हमारे जो एनवायरनमेंट है वो रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के, इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी, किसी भी साइकोलॉजिकल फैक्टर को लेकर के। यहाँ पर भी इन्होंने लीडरशिप स्टाइल को लेकर के कि एक अच्छा लीडर कौन बनता है, ठीक है, वो इंसान इन्होंने बोला है ग्रेट पर्सन थियरी के अकॉर्डिंग जिसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसके अंदर होती हैं जन्म से, ठीक है, हमेशा से इनहेरेंट है। लीडर्स हैव इनहेरेंट ट्रेट्स लाइक एक्सट्रोवर्जन एंड ओपननेस। तो जो लीडर्स होते हैं इस थियरी के अकॉर्डिंग कि लीडर्स वो लोग बनते हैं जिनमें कुछ इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं, यानी कि ऐसे गुण होते हैं, ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज़, गुण, ठीक है, कि वो लोगों को लीड कर सकें। उनके अंदर ओपननेस का ट्रेट होता है, कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इस वजह से वो लीडर बन पाते हैं। जिनके अंदर ये बचपन से जो ये इनहेरेंट ट्रेट्स हैं
वो लीडर बन जाते हैं। तो इन्होंने सिचुएशनल फैक्टर्स को इसीलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया था, बिकॉज इन्होंने सारी ही ओवर एम्फोसाइज किसे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ट्रेट्स को इस थियरी ने, और नेगलेक्ट किसे करा, सिचुएशनल फैक्टर्स को। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेट पर्सन थियरी लीडर्स कौन होते हैं, या फिर लीडरशिप में क्या चाहिए होता है, सिर्फ इनहेरेंट ट्रेट्स लाइक एक्सट्रोवर्जन एंड ओपननेस, और सिचुएशनल फैक्टर्स को इन्होंने बिल्कुल कंसिडर करा ही नहीं। ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी था। तो ग्रेट पर्सन थियरी में आपको याद रखना है कि ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज किस पे करा था, पर्सनल ट्रेट्स पर। ये थी हमारी पहली थियरी, ग्रेट पर्सन थियरी। सेकंड थियरी इसकी ऑपोजिट हो जाती है, कंटिंजेंसी मॉडल। कंटिंजेंसी मॉडल बोलता है कि देखो पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो रोल प्ले करते ही हैं, उस चीज़ को हम मना नहीं कर रहे हैं, बट सिचुएशनल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी या फिर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ट्रेट्स या फिर सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल फैक्टर्स पे नहीं जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। पर्सनल ट्रेट्स भी, कि किसी के कुछ ऐसे ट्रेट्स कि वो एक्सट्रोवर्ट है, ओपननेस का ट्रेट है, या फिर जो है वो हर काम को काफ़ी सिस्टमेटिक वे में करता है कोई इंसान, अगर ऐसे कुछ ट्रेट्स हैं, प्लस कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स कि एक जो पर्सन है जो काफ़ी ध्यान से काम करता है, काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, लेकिन सिचुएशन ऐसी जिसमें उसे अपनी टीम के मेंबर के जो इमोशंस है उस पर काम करना है, या फिर टीम जो है एक दूसरे के साथ बनी रहे, इस चीज़ के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा काम करना है अपनी टीम के। अब थर्ड है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप के साथ अपनी आइडेंटिटी को शेयर करता है, कि मतलब उसे कैसे जाना जाता है कि वो इस पर्टिकुलर ग्रुप का लीडर है, ठीक है, तो वो भी उस ग्रुप से ही जाना जाता है। तो वो जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप की, अपनी टीम की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो उनके थॉट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी कंट्री को हमारे प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही तो वो वो उनको देख करके जो दूसरे देश के लोग हैं उनको पता चलेगा कि भाई कंट्री में लोग और सब कैसे रहते हैं, राइट। तो जो हमारी टीम होती है, उस टीम का जो लीडर होता है वो पूरी टीम को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। तो एक लीडर की आइडेंटिटी, एक कैप्टन की, लीडर की आइडेंटिटी किससे बनती है, उसकी ग्रुप की वैल्यूज से, ठीक है, उस पूरे ग्रुप से उसकी आइडेंटिटी बनती है। तो वो पूरे ग्रुप को रिफ्लेक्ट करता हुआ होना चाहिए। तो हमें लीडर ऐसा चूज़ करना है, फिर लीडर ऐसा होना चाहिए टीम का, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो कि पूरी टीम की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हो। हम किसी ऐसे इंसान को लीडर नहीं बना सकते जिसको, शायद अगर क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन है या लीडर है, ठीक है, तो वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बन सकता जिसको क्रिकेट की इतनी ज़्यादा नॉलेज ही ना हो पे। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो पूरी जो टीम है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। यह है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। फोर्थ है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, इस वाले लीडरशिप में क्या है, ये वाली थ्योरी सजेस्ट करती है कि भाई लीडर का ज़्यादा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, ट्रांजैक्शन पे। एक तरीके का लीडरशिप में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल होती है, कि जब भी जो मेंबर्स है, टीम के मेंबर्स कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, तो जो लीडर होता है उन्हें उसके लिए रिवॉर्ड देना पड़ता है, कुछ किसी तरीके का इंसेंटिव देना पड़ता है, और अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट देनी पड़ती है। तो इसे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहा जा रहा है, जिधर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट रहती है परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में जो लीडर का मेन फोकस होना चाहिए वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट पे नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने टीम के मेंबर्स को और ज़्यादा, उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें कि वो और ज़्यादा एक दूसरे के साथ रह सकें, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, कंसिस्टेंसी उनकी बनी रहे, इंकरेज उनको मिलता रहे, इंकरेजमेंट मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे, इंस्पायर करें वो, ठीक है। एक तरीके से अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि टीम का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो ऐसा है कि जो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। लीडर का काम है कि वो मेंबर्स को ट्रांसफॉर्म करें, सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म करें, या फिर एनवायरनमेंट को ऐसा ट्रांसफॉर्म करें कि जिसमें और ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स टीम मेंबर्स टू अचीव गोल्स। मतलब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या था कि वहाँ पे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का यूज़ करना है परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या है, मोटिवेशन देनी है, ठीक है, मोटिवेट करना है अपने मेंबर्स को, इंस्पायर करना है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, अपना फुल पोटेंशियल दे सके। वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। लास्ट है मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप। मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप कहता है कि हमारी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है लीडर्स डायनेमिज्म एंड इंटरेक्शन विथ टीम मेंबर्स, कि जो लीडर है उसके अंदर वो कितना डायनामिक है, ठीक है, उसके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, उसको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ करना है, किस सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज़ करना है, टीम परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करना है, सिचुएशनल डिमांड्स को कैसे जो है फुलफिल करना है, ये सारी चीज़ों से समझ में आनी चाहिए। तो लीडर जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल रहेगा, जितना ज़्यादा डायनामिक नेचर रहेगा लीडर का, परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो लीडर जो है कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। 6 लीडरशिप थियरीज हमने पढ़ी अभी, कंटिंजेंसी मॉडल, ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट है इसमें लीडरशिप स्टाइल्स। वैसे लीडरशिप स्टाइल जो है वो हमने 107 में भी पढ़े थे। यहाँ पे सिर्फ 3 ही लीडरशिप स्टाइल्स बताए गए हैं। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या आता है, लीडर मेक्स ऑल डिसीजंस विदाउट इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोलता है भाई, लीडर बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ बस उस काम को करो, सारी डिसीजंस मैं लूँगा, मेंबर्स का कोई इनपुट नहीं होता, मेंबर्स से कोई डिस्कशन नहीं करा जाता। एक तरीके से सारी जितने भी
स्ट्रैटेजीज होती है, टेक्निक्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ लीडर करता है, उसका खुद का डिसीजन चलता है, जो वो बोलता है बस वही होता है। वो हो गया ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सेकंड हो गया डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक का ऑपोजिट आप मान लो। तो लीडर प्रोवाइड्स पार्टिसिपेशन एंड इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स, कि जो लीडर होता है वो सिर्फ अपने हिसाब से सारे डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि जो टीम के मेंबर्स हैं उनको भी इंकरेज करता है कि भाई आप भी जो है अपना इनपुट दो, अपने डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करो और डिसीजंस मिलजुल के लिए जाते हैं। तो वो हो गया डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या था, लीडर अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगता है वो करेगा और किसी से कोई उसको सलाह नहीं लेनी, वो ऑटोक्रेटिक हो गया। सेकंड हुआ डेमोक्रेटिक, जिसमें दोनों जने लीडर्स और मेंबर्स सब मिलकर के कोई डिसीजन लेते हैं, वो डेमोक्रेटिक स्टाइल हुआ। थर्ड हो गया लेस इज फेयर स्टाइल। इसमें क्या होता है, लीडर इज मिनिमली इन्वॉल्व एंड टीम मेंबर्स टेक द लीड। यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर होता है वो इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं लेता, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं बनाता। वो बोलता है कि भाई ठीक है, तुमको जो ठीक लगता है टीम मेंबर्स को तुम वो करो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। टीम मेंबर्स ही, जो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो हो गया लेस इज फेयर स्टाइल। तो ये 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड लेस इज फेयर स्टाइल, जो टीम्स में, स्पोर्ट्स में, टीम्स में यूज़ करे जाते हैं। अब है इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। जैसा टास्क होता है, जैसा हमारी टीम है, ठीक है, जैसे हमारी टीम है, जैसे सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमें डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल जो है उसके हिसाब से सूट करता है। कि किस सिचुएशन में हो सकता है कि भाई लीडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है बढ़िया काम करे, किसी सिचुएशन में हो सकता है कि डेमोक्रेटिक अच्छे से काम करे, किसी सिचुएशन में किसी टीम के लिए जो है लेस इज फेयर स्टाइल जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है। तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टास्क के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से टीम के हिसाब से जो है इफेक्टिव रह सकता है। सिर्फ एक ही स्टाइल, एक ही लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में, हर टीम के लिए, हर ग्रुप के लिए वही बेटर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करे जा सकते हैं, उसके लिए फिट रहता है। रोल क्लैरिटी एंड एक्सेप्टेंस। लीडर्स हेल्प टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर रोल्स। जो लीडर होता है वो टीम के मेंबर्स को बताता है कि भाई किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है। और जब ये रोल क्लैरिटी रहती है कि भाई ये किसे क्या काम करना है, किसको कौन ऑर्डर्स देगा, ठीक है, किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है, किसको क्या काम करना है, जब ये क्लैरिटी रहती है तो कन्फ्यूजन कम होती है ना, एम्बिग्यूटी कम होती है। सबको पता रहता है भाई हमें किसको क्या काम करना है। कोई सबके दिमाग में टेंशन रहती है, अच्छा मुझे ये करना है, किसी और को करना है। सबको सब पता होता है कि कौन क्या काम करेगा, विकेट कीपर कौन है, ठीक है, कैप्टन कौन है, फील्डिंग किसे करनी है, कौन से नंबर पे ठीक है इसकी बारी आएगी, अगर ये आउट हो जाता है उसके बाद दूसरा मेंबर कौन सा प्लेयर जाएगा। ये सबको क्लैरिटी रहती है, जिसकी वजह से सारे जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक्सेप्टेंस भी रहता है कि अच्छा किसी को ये वाला काम दिया है, मुझे कोई दूसरा काम दिया है। वो एक्सेप्टेंस भी रहता है क्योंकि लीडर ने सारे डिसीजंस लिए होते हैं और एम्बिग्यूटी नहीं रहती। तो लीडर का ये भी बहुत बड़ा रोल है। और लीडरशिप का टीम इफेक्टिवनेस पे क्या इंपैक्ट रहता है कि जितनी अच्छी लीडरशिप रहेगी उतनी ज़्यादा टीम इफेक्टिवनेस बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा लीडर जो है पूरी टीम को आगे लेकर के जाता है। अगर एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल वो फॉलो करता है, ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से उसे अडेप्ट करना आता है, तो वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस कर सकता है, सक्सेस उन्हें मिल सकती है। अब यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी की लीडरशिप में क्या एप्लीकेशन रहती है, बहुत सिंपल, की जो हमने लीडरशिप की थ्योरीज अभी पढ़ी हैं उनको कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर कोई लीडर है जो एक या दो ही तरीके के लीडरशिप स्टाइल को बार बार यूज़ करे जा रहा है, कोई तीसरा स्टाइल वो यूज़ ही नहीं कर रहा है, फिर जो एक स्टाइल उसे आता है बस उसी का यूज़ करे जा रहा है हर सिचुएशन में, तो यहाँ पे उसे समझ में आ सकता है कि जब हम इस थ्योरी के बारे में उसे समझाएंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट, जब हम काम करेंगे तो हम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हम उससे समझा सकते हैं। डिफरेंट जो है उसे बता सकते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल यूज़ करा जा सकता है, किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है और हमें चेंज कैसे होना है। तो इस चीज़ में जो है सोशल साइकोलॉजिस्ट अपनी थ्योरीज़ को, सोशल साइकोलॉजी की थ्योरीज़ को, कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं कि कैसे एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाई जा सकती है, मेंबर्स को टीम बिल्डिंग कैसे करी जा सकती है। तो यहाँ सब में सोशल साइकोलॉजी का यूज़ करा जा सकता है लीडरशिप में। तो ये था लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल्स हमने पढ़े। लास्ट इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है इफेक्टिव टीम कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, स्पोर्ट्स में उसका क्या रोल है, टीम्स में उसका क्या रोल है, बहुत सिंपल बेसिक सी बातें हैं इसमें सारी, और ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सबसे सही या इफेक्टिव पॉइंट्स लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं कि मतलब नॉर्मली कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, कि भाई बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल होती है कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस मिलने के लिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से क्रिएट हो सकती है, ठीक है, ग्रजेस पैदा हो सकते हैं और बहुत सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो मेंबर्स हैं वो अपने कॉमन गोल को छोड़ करके अपने इंडिविजुअल गोल के ऊपर जा सकते हैं, फिर पूरी टीम जो है खत्म हो सकती है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीम की सक्सेस में। डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, कि हम वर्बल या फिर नॉन वर्बल वे में अपने जेस्चर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव्स टीम परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, कि जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप जो बात कहना चाहते हैं सामने वाले को वैसे ही समझ में आई है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। कि अगर आप फील्ड पर हैं, ठीक है, और आपने अपने किसी दूसरे मेंबर को कोई इशारा कराया, कोई जेस्चर दिया है, कोई सिग्नल दिया है नॉन वर्बल, तो वो उसको सही से समझ पा रहे, इसकी वजह से आपकी सक्सेस, आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगी, सेटिस्फैक्शन बना रहेगा, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होगी। तो यही रोल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। लर्न न्यू स्किल्स
क्लियर फीडबैक हेल्प्स एथलीट्स लर्न न्यू स्किल, कि अगर कोई लीडर है या फिर कोच है वो किसी मेंबर को कुछ सिखा रहा है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन है, और वहाँ पे जो उसे फीडबैक मिल रहा है कि क्या उसने अच्छा खेला है, नहीं खेला है, उसने क्या गलती करी है, तो उसको एक सही तरीके से उसे बताना कि उसने क्या गलती करी है, कहाँ गलती करी है, और इस गलती को कैसे ठीक करा जा सकता है। तो जब ये जो फीडबैक मिलता है, ये भी एक तरीके की कम्युनिकेशन है, फीडबैक उसे मिल रहा है, तो वो जितनी सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसे कम्युनिकेशन वहाँ पर होगी, फीडबैक उसे मिलेगा, उसकी वजह से वो स्किल्स भी अपने इंप्रूव कर सकता है, एथलीट्स की स्किल्स भी और ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। फिर है इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव कम्युनिकेशन। नेगेटिव कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, परफॉर्मेंस को खराब करता है। बेसिक सी बात की पुअर कम्युनिकेशन रहेगी, कोच जो है हो सकता है कि नेगेटिवली टीम मेंबर्स को परसीव करें, या फिर टीम मेंबर्स कोचेस को नेगेटिवली परसीव करें, जिसकी वजह से, या फिर टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे के बीच में उनके अंदर ग्रजेस पैदा हो जाएं, ठीक है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये क्यों हुआ है, नेगेटिव कम्युनिकेशन की वजह से, कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, ये इसका इंपैक्ट हो सकता है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, कि अगर टीम मेंबर्स के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन बनी रहेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगी, तो गलतियाँ कम होगी, डिसीजन मेकिंग में एरर कम आएंगे, परफॉर्मेंस और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेगी, स्किल्स आप अच्छे से सीख सकते हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, और आप किसी भी चैलेंज के लिए रेडी रहेंगे। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं। रोल क्लैरिटी रहती है, जब आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं तो सबको पता रहता है भाई किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है, रोल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाती है। एक स्टडी थी जिसमें पाया गया था कि फ्रिक्वेंट सोशल कम्युनिकेशन अमंग टीम मेट्स इंप्रूव रोल क्लैरिटी, कि जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सोशल कम्युनिकेशन बना रहता है टीम मेंबर्स के बीच में, ठीक है, उतनी ज़्यादा उनके बीच में रोल क्लैरिटी बनी रहती है, कि भाई लीडर जो है वही हमें ऑर्डर्स दे सकता है, वो स्ट्रेटजीज बनाएगा, और हमें देखना है मिल करके कि भाई वो स्ट्रेटजी सही है नहीं है, हम उसमें अपना इनपुट दे सकते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन है वो लीडर का या कैप्टन का रहेगा कि क्या करना है। तो रिसर्च फाइंडिंग्स भी हुई थी जिसमें देखा गया था जो विनिंग टीम्स होती हैं, ज़्यादा देखा गया कि जो विनिंग टीम्स थी वो कैसे विन हुई हैं, ठीक है, कैसे जीती हैं, क्योंकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा था ड्यूरिंग एंड बिटवीन गेम्स के दौरान, ठीक है, गेम्स के बीच में हर जगह पे वो कम्युनिकेट एक दूसरे से करते रहते थे। तो इस वजह से भी वो देखा गया, ये रिसर्च में फाइंड आउट हुआ है कि जो विनिंग गेम्स हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं जो यूज़ कर जाते हैं। अब कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं टोटल 4, ये हम पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन मैसेज वाले कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं जिसमें कि हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। जहाँ पर हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उस तरीके के मैसेज को हम ओरिएंटेशन मैसेज बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है स्टिमुलेशन मैसेज। मैसेज में क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन, स्टिमुलेशन वर्ड है, ठीक है, तो इसमें उस तरीके की कम्युनिकेशन जिसकी वजह से कुछ रीइंफोर्समेंट हमें मिल रहा है, कुछ मोटिवेशन हमें मिल रही है, कि जो लीडर है वो एनकरेज कर रहा है टीम को, वो हो गया स्टिमुलेशन मैसेज। इवैल्यूएशन मैसेज में क्या है, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड फीडबैक, कि इवैल्यूएट करें। तो इवैल्यूएशन मैसेज में क्या होता है कि जब लास्ट में पूरा टीम मैच खेल कर आ चुकी है तो वो इवैल्यूएट करें कि हमने अच्छा खेला है, बुरा खेला है, कहाँ गलती करी थी, कुछ फीडबैक चाहिए। तो जब फीडबैक हमें मिल रहा होता है उसे जब हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट वाली बातें जब चल रही होती है, कम्युनिकेशन चल रही होती है, तो उसे हम इवैल्यूएशन मैसेज बोलते हैं। लास्ट है टास्क इररेलेवेंट मैसेज। टास्क इररेलेवेंट मैसेज बेसिकली वही है कि आप टीम में बने क्यों, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो आप खेलने के लिए जुड़े हुए, बट ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप बैठे हुए तो सिर्फ जो है गेम की बातें करेंगे, सिर्फ क्रिकेट की बातें करेंगे, सिर्फ जो है स्पोर्ट्स की बातें करेंगे। आप अपनी फैमिली की बात कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें कर सकते हैं। तो जो उस हमारे गोल से डिफरेंट, ये गोल से अलग जो बातें जो हम एक दूसरे से करते हैं टीम मेंबर्स या कोचेज आपस में, उसे हम इररेलेवेंट मैसेज बोलेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन नॉट रिलेटेड टू द टास्क एट हैंड, कि उस टाइम पे जो हम काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा गोल है कि ये मैच हमें जीतना है, ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप और कोई बातें कर रहे होते हैं उसे टास्क इररेलेवेंट मैसेज कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन स्टाइल्स में हमने स्टाइल्स पढ़े, 4 तरीके के मैसेजेस हमने पढ़े। एक हुआ ओरिएंटेशन मैसेज, ओरिएंटेशन कि आपको काम कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, इस सब के बारे में जब बातें हो रही होती हैं, डिस्कशन, वो हो गया ओरिएंटेशन मैसेज। सेकंड स्टिमुलेशन मैसेज, जिसमें कि आपको मोटिवेशन दी जाती है, उस तरीके की जो बातें होती हैं उसे स्टिमुलेशन मैसेज कहा जा रहा है। इवैल्यूएशन मैसेज, जिसमें आपको इवैल्यूएशन यानी कि आपको अपना फीडबैक मिल रहा है कि आपने काम कैसा करा, आपने कैसा खेला, वो इवैल्यूएशन मैसेज हो गया। फोर्थ इज टास्क इररेलेवेंट मैसेज, जो टास्क से अपार्ट, ठीक है, टास्क से अलग जो भी बातें आप कर रहे होते हैं वो तरीके की कम्युनिकेशन को हम टास्क इररेलेवेंट मैसेज कहते हैं। अब जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो सिर्फ जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वो नहीं होते, ठीक है, ओरल या फिर रिटन वर्ड्स, बल्कि जो हम जेस्चर्स के थ्रू, आइज़ के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, बेसिकली जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है स्पोर्ट्स में, टीम की परफॉर्मेंस में, वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो क्यूज़ होते हैं, अब आप मैच में फील्ड पर हैं और आप खेल रहे हैं तो आप अपने मेंबर से बिल्कुल ओरली सारी बातें नहीं कर सकते, आपको जेस्चर्स के थ्रू, ताकि दूसरी जो टीम है उसको कुछ ना समझ में आए, उसकी वजह से भी आप बातें करते हैं, कोर्ट्स में आप बातें कर सकते हैं, क्यूज़ में आप देते हैं एक दूसरे को, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। इंटरवेंशंस फॉर इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब कम्युनिकेशन में, जो कि बहुत हर जगह, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज़ में, हर जगह कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इंटरवेंशंस बनाई जाती हैं। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ ऐसी इंटरवेंशंस क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं टू एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स, कि जो लीडर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं अपने अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकें।
वर्कशॉप इसके लिए क्रिएट करी जा सकती हैं, डेवलप करी जा सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करे जा सकते हैं, जिससे कि टीम मेंबर्स और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकें और अपनी अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी जो ये यूनिट थी, यूनिट 12 BPCC 110 की एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू स्पोर्ट्स, ये आज कवर हो गई है। टीम्स इन स्पोर्ट्स हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, टीम कोहेजन, टीम कॉन्फिडेंस एंड टीम बिल्डिंग, और आज हमने लीडरशिप की थियरीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के स्टाइल्स हमने पढ़े। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। और कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।